गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में अध्याय 13 ध्वनि पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पाठ 12 में घर्षण पढ़ा था और घर्षण के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि घर्षण किस प्रकार से होता है, कैसे होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और घर्षण होना क्यों आवश्यक है। तो ध्वनि में हम पढ़ेंगे कि आपने ध्वनि चाहे वो किसी घंटी की हो या दरवाजे की दस्तक की हो या हम जो शब्द अपने बोलते हैं उसमें जो ध्वनि सुनाई देती है, तो ये सब किस बात को स्पष्ट करती है कि हमारे जो दैनिक जीवन में हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु की आवाज़ सुनाई देती है। आपने विद्यालय में आपने घंटी की आवाज़ यानी ध्वनि सुनी होगी या दरवाजे की खटखटाने की दस्तक सुनी होगी और यह आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पे क्या है, कोई आया है। पैरों की चलने की आवाज़ या खेल में कहीं आप पर अगर आप पट्टी बांधकर जो खेल खेलते हैं उसमें आपने आवाज़ के ज़रिए आवाज़ को पहचान कर, ध्वनि को पहचान कर आप किसी को भी आसानी से क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है और हमारे जो चारों ओर विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं वो सब हमें सुनाई देती है। हम इसकी सूची आसानी से बना सकते हैं। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर बांसुरी, तबला, हारमोनियम, वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, जिसके चित्र यहाँ पर दिए हैं। ये सब क्या है, वाद्य यंत्र है और इनके द्वारा इसको जब बजाया जाता है इनको तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब ये देखेंगे हम कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि हम कैसे सुन पाते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि ध्वनि दूसरे की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है। तो ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। जो भी वस्तुएं कंपित होती हैं यानी जिन वस्तुओं में कंपन होता है उनसे हमें ध्वनि सुनाई देती है। जैसे विद्यालय की घंटी जब बज ना रही हो तो छू कर देखिए, आपको कैसा अनुभव होगा। वो शांत दिखेगी, उसमें कोई आवाज़ नहीं होगी। जैसे ही उसमें कंपन होना शुरू होगा तो उसमें आवाज़ उत्पन्न होगी। इसके लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है कि धातु की एक प्लेट, एक कढ़ाई ले सकते हैं और उसको दीवार पर सुविधाजनक लटका सकते हैं। प्लेट या कढ़ाई को धीमे से अपनी अंगुली से छूकर जब देखते हैं, अनुभव करते हैं तो उसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आता, मतलब उसमें कोई कंपन नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही हम उस पर चोट करते हैं किसी दूसरे बर्तन से या डंडे से, लकड़ी से, उस पर जैसे ही हम चोट मारते हैं तो उसमें एक कंपन उत्पन्न होता है और उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। जब हम उसको छू कर देखते हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है, कंपित होती हुई महसूस होती है। कक्षा 7 में भी हमने इसके बारे में अध्ययन किया था कि किसी भी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आगे पीछे होने से गति होती है और उस गति को हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को हम क्या करते हैं, कर्षित करते हैं या बीच से खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कंपन होता है और उसकी ध्वनि सुनाई देती है। इसी प्रकार जब कंपायाम वस्तुएं ध्वनि करती है तो कुछ स्थितियों में कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं। अधिक स्थितियों में इसका आयाम इतना कम होता है कि हम देख नहीं पाते लेकिन अनुभव कर पाते हैं। जैसे एक तारा यहाँ पर क्या किया गया है, उसको जब बजाया जा रहा है तो इस पे देखो कंपन उत्पन्न हो रहा है। इसकी सहायता से इस तार को इसके ऊपर घर्षण से जब रगड़ा जा रहा है इसको एक दूसरे के ऊपर, तो इसमें से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक उसी प्रकार मंजीरा यानी छाछ, छट्टम, नूट यानी मिट्टी के बर्तन को भी वाद्य यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वाद्य यंत्रों को केवल पीटा और आघात ही किया जाता है, जैसा कि मंजीरा यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है और घटम यहाँ पर। इन मटके को इस तरह से बजा, जब इसके ऊपर हाथों के द्वारा इसको पीटा जाता है तो इसमें से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। ये मंजीरा जब दोनों को मिलाकर बजाया जाता है तो इसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके अलावा हम कुछ और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि
यहाँ क्रियाकलाप दिया है कि धातु के हमें 6 से 8 कटोरे लेना है या गिलास भी ले सकते हैं, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसको क्या करना है, जल से भर देना है। अब एक पेंसिल लेना है और उस जो कटोरा लिया है जिसको हमने जल से भरा है, उसको धीमे से हमें क्या करना है, पेंसिल की सहायता से उस पर आघात करना है, यानी उसे मारना है। जैसे ही हम उस पर पेंसिल की सहायता से हम उसको टच करते हैं या मारते हैं तो हमें क्या सुनाई देती है, एक जल तरंग होती है, पानी में एक तरंग उत्पन्न होती है और आवाज़ सुनाई देने लगती है, यानी ध्वनि सुनाई देने लगती है। जब किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को हम कर्षित करते हैं या हमें केवल तार की ही क्या होती है, ध्वनि सुनाई नहीं देती, बल्कि क्या होता है, उस यंत्र की पूरी तरह से क्या होता है, कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है और हमें सुनाई देने लगती है। इसके अलावा भी हम दूसरे प्रयोग के द्वारा हम देख सकते हैं, हमारे घर में ही कुछ ऐसी वस्तुएं मौजूद होती है जिसको बजाने से क्या होता है, उसमें कंपन होता है और ध्वनि सुनाई देती है। अब मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, मनुष्यों में किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए, भोरे की तरह गुंजन कीजिए। तो क्या होगा, जब कंठ पर हम हाथ लगाकर देखते हैं, उंगलियों को द्वारा जब हम अपने गले को छूते हैं तो वहाँ पर एक कंपन महसूस होता है। मानव में ध्वनि वाक यंत्र यानी कंठ द्वारा उत्पन्न होता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये मानव में वाक यंत्र है जो गले के भीतरी हिस्से में होता है। यहाँ पर इस तरह से ये जो है इसको वाक यंत्र कहते हैं। अपनी उंगली को कंठ पर रखिए और एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे जब हम किसी वस्तु को निगलते हैं, पानी पीते हैं या खाना खाते समय जब उस गले को हम देखते हैं तो हमें वो कठोर उभार जो है वो कैसा दिखता है, चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं, वाक यंत्र। यह श्वास नली की ऊपरी सिरे पर होता है। कहाँ होता है ये, श्वास नली जो होती है जिससे हम सांस लेते हैं, उस नली के ऊपरी सिरे पर होता है वाक यंत्र। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक यानी दो तंतु होते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। इनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण सक्रिय झिरी जैसी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होने लगता है, जिससे कि हमारे क्या होते हैं, मुख से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, आवाज़ को सुन सकते हैं। तो वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियाँ तंतुओं को तना हुआ और ढीला कर देती है और वाक तंतु तने हुए पतले होते हैं और वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता के कारण ध्वनि भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है। आवाज़ सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी की जोर तेज़ होती है, किसी की धीमी होती है। तो वाक तंतु ढीले और मोटे हो सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारते हैं तो आप अपनी सहेली या दोस्त अपनी आवाज़ को, आपकी आवाज़ जब आप दूर से उसको पुकारेंगे तो वो आसानी से आपकी आवाज़ क्या करेगा, सुन लेगा। उसके पास तक आपकी ध्वनि क्या होगी, पहुंच जाएगी। और ये किसके माध्यम से होगा, वाक यंत्र के। अब क्या आपने कभी सोचा है कि यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध नहीं है या नहीं? तो इसके लिए हम देखते हैं, यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते हैं तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। इसका कारण यह है कि ध्वनि का संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती। जैसा कि यहाँ पर एक बाल्टी स्नान टब लिया है और उसे स्वच्छ जल से भरा है। एक हाथ से एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में डालिए, हिलाइए और ध्यान से इस घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुएं। अपने कान को जल की सतह पर रखिए तो आपको क्या सुनाई देगी, ध्वनि सुनाई देगी। और जल कैसा होगा, कंपित होगा। सतर्क रहे कि जल आपके कान में प्रवेश न करे, दूरी से ही इसको सुनना है। ठीक वैसी
धातु का 1 मीटर स्केल धातु की एक लंबी छड़ ले सकते हैं और इसे एक सिरे को अपने कान में सटाकर रखना है और मित्र से स्केल से दूसरी तरफ से खरोचने की या खटखटाने की आवाज़ करना है। जैसे ही आप उस पर खरोचते हैं या खटखटाते हैं तो आपको दूसरे सिरे पर उसकी ध्वनि सुनाई देने लगती है। आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोचने के लिए कहकर भी उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। जैसे कि खिलौना टेलीफोन को याद करते हैं, जिसमें रस्सी के एक सिरे पर एक छोटा सा क्या लेना है, कटोरी लेना है और उसको दूसरे सिरे पर भी 2 कटोरी लेकर दोनों सिरों पर उसे बांध देना है। जब एक तरफ से हम क्या करते हैं, बोलते हैं और दूसरी तरफ से सुनते हैं तो आसानी से हमें ध्वनि क्या होती है, सुनाई देने लगती है। तो हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप यानी फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है, जिसे कहते हैं कर्णपटह। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। जानने के लिए हम कर्णपटह का कार्य किस प्रकार से करता है, ये एक क्रियाकलाप के द्वारा हम देख सकते हैं। कर्णपटह एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है और ये ध्वनि के कंपन यानी कर्णपटह को कंपित करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये अंतरकर्ण और बाह्य कर्ण, ये होता है कर्णपटह, जो कंपित होने पर हमें कान में ध्वनि सुनाई देती है। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि सबसे पहले हमारे शरीर पर जो भी कार्य होता है उसकी सूचना सबसे पहले कहाँ जाती है, मस्तिष्क में जाती है और उसके बाद जो भी कार्य वो पूरा महसूस होने लगता है। यानी पहले मस्तिष्क तक वो संकेत जाता है और फिर किसी भी वस्तु की ध्वनि हमारे कान तक पहुँच जाती है। ये अंतरकर्ण है और ये कर्णपटह है और ये कान का बाहरी हिस्सा है जो फनल के आकार का दिखाई दे रहा है। कंपन का आयाम क्या है और आवर्तकाल और उसकी आवृत्ति। किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इसको हम जिस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि दोलन गति क्या होती है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को ही आवृत्ति कहा जाता है और इसको हम इससे हर्ट्ज यानी HZ से इसका संकेत हम प्रदर्शित करते हैं। HZ आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है और एक वस्तु सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है और यही आवृत्ति कहलाती है। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अपने सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। आवृत्ति, आयाम किसी भी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हो सकते हैं। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, आपको दोनों में अंतर नज़र आएगा। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता और तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि कैसी है, तीखी है, और अगर कंपन की आवृत्ति कम होती है तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित ध्वनि का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि कैसी होती है, प्रबल होती है। आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। जैसे उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए इसका कम तारत्व ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर देखा जाए तो सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए इसका तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद कम होता है। श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता, जबकि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती, तो ऐसी ध्वनि को अश्रव्य कहते हैं। और उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती। कह सकते हैं कि मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का लगभग
20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज़ से 20 के हर्ट्ज़ के बीच की आवृत्तियाँ ही सुन पाते हैं। शोर, संगीत, इससे क्या हो सकता है, हमारे कान क्या हो सकते हैं, सुनने में उनकी क्षमता कम हो सकती है ज़्यादा शोर से, ज़्यादा संगीत सुनने से। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है और उसकी ध्वनियाँ लगातार आपको सुनाई दे रही हैं, या बसों या ट्रकों की ध्वनियाँ कभी कभी अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा होने पर ये क्या अच्छी नहीं लगती। अप्रिय ध्वनियों को ही हम शोर कहते हैं, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। दूसरी ओर देखा जाए तो वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनना आनंददायक है। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है, जैसे हारमोनियम द्वारा बजाई गई ध्वनि सुनकर सभी मंत्रमुग्ध होते हैं, उनको ये संगीत अच्छा लगता है। तो सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुस्वर ध्वनि कह सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण, अब जिस प्रकार से वायु प्रदूषण होता है उसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। वायु में अवांछित गैसों और कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है, और वातावरण में अधिक या अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। जैसे वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, पटाखों की आवाज़ें, लाउड स्पीकर, मशीनों की आवाज़ें, ये सब ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऊंची आवाज़ में चलाए गए, जैसे टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई के कुछ उपकरण, ये कूलर, ये ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। इनकी हानियाँ क्या हो सकती है, जैसे अनिद्रा, तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप संबंधी बीमारियाँ इससे हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी विकार हो सकते हैं ध्वनि प्रदूषण से। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि ध्वनि को नियंत्रित करें, और हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों, घरेलू उपकरणों में रवशामक युक्तियाँ लगानी चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। टेलीविज़न, संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम करनी चाहिए। सड़क और भवनों के आसपास पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवाज़ों तक न पहुँचे। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है, समझना है और इसके प्रश्नोत्तर कॉपी में नोट करना है।